खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब, मेरे को होस्ट। कुछ खबरें फिर उनकी तफसील। इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी तक इस बारे में अलीमा खान साहबा ने तो कहा कि वो आ रहे हैं, लेकिन इधर से बयानात आ गए जनाब फौरी तौर पर राना सनाउल्लाह साहब का भी और जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का भी। वो आएंगे तो हम उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। मगर इसके साथ अभी खबर आई है कि शायद वो ना ही आए, मगर जब वो आएंगे तो क्या होगा इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही गन्नम जो किबला हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म थे उन्होंने मंगवाई थी और उसकी बड़ी वो शद्दोमत से उसका दिफा भी करते रहे, मगर अब ख़ुद सरकारी इदारा कहता है कि इसमें बदनीयती शामिल थी और इसमें 300 अरब रुपए के लगभग जो है वो न सिर्फ रियासत को नुकसान पहुँचाया गया, जो किसानों को नुकसान हुआ वो तो इर्रेपरेबल है, और इसके अलावा जो गंदी मुबैना तौर पर गन्नम मंगवा के महंगी खिलाई गई और ये ठेके किसको दिए गए। और ये मैं भी पूछूंगा मियाँ साहब से, ये ठेका भी किसी सरकारी इदारे ने नहीं मंगाई, निजी लोगों ने मंगवाई है माशाल्लाह। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे इंतहाई मोहतरम वज़ीर बराए पानी और बिजली अवैस लगारी साहब कहते हैं क्योंकि हम बिजली कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमारा बिल ज़्यादा आता है। अरे भाई, मेरा लगता है मेरा अपना दिमाग, मेरा ज़हनी तवाज़ुन शायद ठीक नहीं रहा। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि क्या मैं जब घर से आऊँ तो एसी चला के आया करूँ तो फिर मेरा बिजली कम आएगी। मैं अभी नहीं टीवी पे बताना चाहता कि एक एसी का और 1-1.5 मरले के फ्लैट में रहता हूँ और अब आधा दिन घर भी नहीं होता, कितना बिल दे के आया हूँ, क्योंकि ये मेरे दुखों को सुनाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसमें हमसे पूछेंगे ये क्या है, और वो क्यों नहीं बताते कि जो वारदात आपने ख़रीदारी में की थी, और ये क्यों नहीं बताते कि हम अपने बिजली के बिल में क्या किक बैक्स जो लिए गए उसकी किस्त हम अदा करते हैं, क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। एक मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे। और फिर ट्रंप की ऑडियो लीक कौन करवा रहा है, दुनिया में ये क्या हो रहा है। जर्मनी कह रहा है कि मेरा जो एक तैयारा है वो मार गिराया है चाइना ने लेज़र के साथ, और उसके अलावा ऑडियो लीक किया है हमारे साथ। अभी फ़िलहाल तो मैं और मियाँ शाहिद साहब इस पर बात करेंगे। मियाँ साहब, एक हमारे दोस्त थे मोहसिन नकवी साहब, फौत हो शायर थे, ये मैं मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं करता, तो वो मुझे उनका एक शेर याद आ गया इन बच्चों के हवाले से जो आ रहे हैं। वो उसने कहा था कि मैं अपने रूठे हुए कबीले की साजिशों में गिरा हुआ हूँ, तुम अजनबी हो, हमारे आंगन की वहशतों से डरे न रहना। तो वो बच्चे हैं मासूम और हमारे आंगन की वहशतें वो आएंगे या ये मनसूबा बदल चुका है, कुछ बताइए हमें, क्या है लेटेस्ट आपके पास। साहबा जो हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं दोनों वो पाकिस्तान आ रहे हैं, अमेरिका जाएंगे पहले और फिर पाकिस्तान आएंगे और यहाँ तहरीक का जो है वो हिस्सा बनेंगे। और इस हवाले से ये भी कहा गया कि 5 अगस्त जो होगी वो उसमें तहरीक जो है पीक पे होगी, क्योंकि उस दिन जो है वो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का दिन है, तो उस पर पीक पे होगी और फिर ये तहरीक जो है वो चलती रहेगी। और पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये रद्द-ए-अमल आया था कि अगर वो आए तो गिरफ़्तार किया जाएगा। लेकिन ये अगर वो ख़बर ये है इस वक्त कि इमरान बानी पीटीआई के जो दोनों साहबजादे हैं वो नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, शायद उनकी वालदा ने उनको मना कर दिया है और इस हवाले से ख़बर जो है वो मैच्योर हो भी जाएगी और वो सामने आ भी जाएगी। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आते तो उनको गिरफ़्तार करना मेरा ख्याल है काजी साहब ये मुश्किल होता, क्योंकि वो जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं वो बरतानिया का ख़ानदान है तकरीबन, और बरतानिया का जो ख़ानदान वो रॉयल ख़ानदान है उनके साथ ऐसा ही है जैसे उनका वो एक ख़ानदान है। तो अगर वो गिरफ़्तार होते तो फिर ऐसा होता कि शहज़ादा चार्ल्स जो हैं, बादशाह चार्ल्स, उनका जो ख़ानदान का फ़र्द जो है वो गिरफ़्तार होता। तो इसलिए ये गिरफ़्तारी तो आसान नहीं थी और ना होनी थी। ज़ाहिर है इस तरह का एक रद्द-ए-अमल जो देना वो भी मुनासिब नहीं है, लेकिन हुकूमत ने रद्द-ए-अमल दिया। जहाँ तक तहरीक की बात है काजी साहब, तो आज तहरीक चलनी चाहिए थी, वो इसलिए कि बानी पीटीआई ने ये कहा था कि अशूरा के बाद तहरीक जो है वो शुरू करें, लेकिन अभी तक कोई इम्कान नहीं है। 5 अगस्त तक इसकी पीक होगी। अच्छा, 5 अगस्त को पीक होगी, आगाज अब करना था। बिल्कुल काजी साहब, आगाज तो अब करना था। और जो जितनी भी क़यादत है इस वक्त, मकामी क़यादत, वो कहाँ पे है? वो तो आपने कल एक तस्वीर देखी जिसमें खुशगपियाँ जो हैं वो चल रही थी केपीके के अंदर, जो अली अमीन गंडापुर साहब और गवर्नर साहब और अमीर मुकाम साहब बैठे हुए थे। तहरीक तो वहाँ ऐसे चल रही है और जो आपस में जो है वो लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, और पंजाब के अंदर जो है वो भी कोई तहरीक का माहौल नहीं बन रहा। तहरीक को लीड कौन करेगा? क्या
वाकईतन अगर उनके बानी पीटीआई के बच्चे आएंगे तो लीड करेंगे, अगर उनके बच्चे नहीं आएंगे तो लीड नहीं होगा और तहरीक नहीं चलेगी। तहरीक को बाहर, लोगों को बाहर कौन निकालेगा, ये अभी तक कोई डिसाइड नहीं पाया, ना कोई किसी किस्म की स्ट्रेटजी सामने आई है। और तहरीक का जो मुझे मुस्तकबिल नज़र आ रहा है वो इसी तरह आ रहा है जो पहले मुस्तकबिल जैसे हुआ था माजी में, वैसे भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वैसे उस तरह की भी अगर कोई एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद की जानिब आए या जगह जगह पर एहतजाज किया जाए या लोग निकलें। लोग जो हैं वो अपनी महंगाई और मौजूदा जो पॉलिसियां हैं उनसे फेडअप होकर जो है अपनी रोटी रोजी को लगे हुए हैं। ऊपर जो क़यादत है वो आपस में लड़ रही है और जो पीटीआई की क़यादत है कायद साहब वो नहीं चाहती कि बानी पीटीआई बाहर आए। देखिए बात यह है कि एक तो डिस्पाइट इज ह्यूज पॉपुलैरिटी, मैं अर्ज़ करूं कि ये जो लोग आएंगे मगर बिजली की मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब मिले एक पार्टी के सरबराह से और उन्होंने कहा, उनको मैं नाम नहीं लेता उनका, पूरे पार्टी के सरबराह हैं, तो उन्होंने कहा जी आप बिजली पे क्यों आप बैकआउट कर गए हैं, तो वो एकदम से वो सीख पा हो गए। तो सारे ऊपर पे मिले हुए हैं, सारे जो हैं देखे ना, अब किस लिए निकलें, मतलब बेचारी मुझे बड़ा अच्छी ये बड़ी एक आयरन लेडी लगती हैं अलीमा खान साहिबा, और वो बड़ी वैलियंटली लड़ भी रही हैं। मगर सवाल ये है कि आप स्ट्रक्चर में क्या छोड़ के आए थे, कोई मेहनत कशों की आपके पास ट्रेड यूनियंस होती, आपने मेहनत कशों में अपनी बॉडीज़ बना के रखी होती। आज जो बेशुमार लोग बेरोज़गार हो रहे हैं फैसलाबाद दाएं बाएं, ऐसे इस बिजली को आप इशू बनाते कि जी हम आपके इसको उठाएंगे, उठा के इसको हम इसकी स्क्रूटनी करेंगे, एक एक बंदे को अंदर देंगे जिस बंदे ने 2 नंबर मुआहदे करके इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। असल बात तो यह है जो अभी आप बात कर रहे हैं, असल बात यह है इश्यूज पे तहरीक चल सकती है, इश्यूज पे तहरीक चल सकती है, महंगाई पे तहरीक चल सकती है, बिजली की कीमतों पे चल सकती है, ये चीनी की कीमतों पे चल सकती है। चीनी की कीमतें जो मुस्तकबिल में जब ये तहरीक पीक पर होगी तो उस वक्त चीनी की कीमतें तो 250 रुपए किलोग्राम होंगी, आज 200 रुपए किलोग्राम हो चुकी है चीनी, इस पर तहरीक चल सकती है। लेकिन कौन लीड करेगा इस इश्यूज पर तो कोई बात नहीं कर रहा, ना अपोजिशन बात कर रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सी चीजें हम टीवी पे नहीं दिखाते। अभी चले जाते हैं प्रेस क्लब के बाहर, कहीं असातिज़ा बैठे होंगे, कहीं नर्सें बैठी होंगी, कहीं डॉक्टर बैठे होंगे, उनको कोई लीड करने के लिए तैयार नहीं है। हु आर द रियल पीपल जो इस मुल्क का पहिया चलाते हैं, उनका नाम ना मंशूरों में है ना बयानों में है। तो इसलिए मूवमेंट बन सकती है विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, people can gather peacefully and protest or they can bring the governments on their knees। लेकिन बात यह है कि उनका कोई इशू भी तो हो, उनका इशू तो बीच में लेके आए। ये जब हम तो खुद खान साहब को मैंने उनका अर्ज किया था उनकी खिदमत में। अच्छा आप ये बताएं कि ये 14 अगस्त का क्या मामला है मियाँ साहब, ये 14 अगस्त को कौन से फैसले होने वाले हैं, और ये मलक रियाज साहब वाली कहानी किसने प्लांट की थी, ये सदर साहब वाली कहानी किसने प्लांट की थी, और ये क्या कहानी थी, और ये फिर रोज़ एक कहानी होती है अगले दिन वो रह जाती है। मियाँ साहब कायद साहब है तो ये अफवाहें फिलहाल, क्योंकि मलक साहब वाली कहानी पे हम पहले आते हैं, वो हो सकता है कि मलक साहब ने खुद ही प्लांट की हो और वो जो है वो उसी तरह जो है वो कहानी डाई डाउन हो गई वहीं पर, क्योंकि वहाँ पर जो रद्द-ए-अमल आया है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है कि मलक साहब के साथ जो है वो कानून और आइन के साथ मुताबिक जो है वो मामलात किए जाएंगे। कोई किसी किस्म की डील नहीं हुई, ना किसी को माफ़ किया गया, ना किसी जो है वो मामलात जो है किसी के साथ तय पाए हैं। जहाँ तक सदर साहब वाली बात है कायद साहब, इस मामले में आपने देखा कुछ निशानियाँ जो हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तलाल चौधरी और शाजिया मरी साहबा और दूसरी जानब नबील गबोल साहब जो हैं उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई और धमकियां एक दूसरे को दी गई हैं, और ये कहा गया कि तुम धमकियां दे रहे हो, और वहाँ दूसरी जानब से नबील गबोल की जानब उनकी तरफ से कहा गया कि खैरात की ली हुई हुकूमत जो है वो गिर भी सकती है, हम हुकूमत बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। इस तरह की जो है वो तल्ख कलामियाँ शुरू हो गई हैं। और शहरी रहमान ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सदर साहब को जो इस्तीफे वाली बात जो है ये बेबुनियाद है। इस तरफ सेक्रेटरी जनरल का भी बयान आ चुका है, ये बयानात क्यों आ रहे हैं और इस हवाले से हो गई है, इसके बात है। मुझे अज़ान की ब्रेक लेनी है, मगर ये जो इनकी तल्ख कलामी है ये भी मुझे नूरा तल्ख कलामी ही नज़र आती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में अब सिर्फ नामों का फ़र्क रह गया, मकासद और सब कुछ एक है। इब्तिदा में एक लड़ाई थी मगर वो लड़ाई बिक गई, टके टोकरी हो गई। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं और मज़ीद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और मज़ीद खबरें भी हमारे पास हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ मेशदान। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब मैं आज शुरू करना चाहूँगा, आज वज़ीर बराए पानी और बिजली जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है कि बिजली की कीमत इसलिए ज़्यादा है कि हम उसका इस्तेमाल कम करते हैं। हमारी जान पे ये अज़ाब बना हुआ है कि भाई हम कम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बिल हमसे दिए नहीं जाते। तो इसमें क्या लॉजिक है कि हम ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो बिल कैसे कम होगा? क्या डू यू मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट? So it's not that simple, right? काई साहब, हर चीज़ का पाकिस्तान में जो मसला है वो फंडामेंटल है। अब वक्त वो है, जैसे जैसे मैं बार बार कहता हूं कि आपको एक वक्त और स्पेस मिली है IMF की इंगेजमेंट के बाद कि आप अपने फंडामेंटल मसाइल हल कर सके। आप आज से 8-10 साल पहले चले जाएं तो जो बिजली की पैदावार थी वो तकरीबन उतनी थी जो 10,000 मेगावाट ज़्यादा ऐड हो गई है पिछले 10 साल में। हम आज 45,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की और उसकी पेमेंट कर रहे हैं। सो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो काफ़ी कदरे इंक्रीज कर गई है। पर हमारी कई साल पहले चले जाएं, जो डिमांड थी गर्मियों में, जो डिमांड थी सर्दियों में, वहीं की वहीं खड़ी है। 10 से 13,000 सर्दियों में, 25 से 30,000 गर्मियों में। अब जो इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल नहीं करते, सो कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल जो नहीं करते उसकी कैपेसिटी पेमेंट यानी कि फिक्स्ड चार्जेस, यानी कि गाड़ी तो खरीद ली है, अब आप नई टैक्सी बनाकर इस्तेमाल करते। सो आसान लफ्जों में समझा रहा हूं। उम्मीद ये थी कि 5% ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, वो ये बिजली इस्तेमाल करेगी, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि लेट से 45,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही होती मुल्क में, एक मिसाल दे रहा हूं, तो जो आपकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट है वो नीचे चली जाती, बिकॉज फिक्स चार्जेस तो वहीं के वहीं हैं। अब जब आप सिर्फ 25 या 20,000 मेगावाट आदि इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपेसिटी आप पूरी की पे कर रहे हैं 45,000 की, इसमें दो चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये है कि आप प्लांट्स तवातर से लगाते चले गए, सो फंडामेंटल प्लानिंग का फ्लॉ है। आप वो प्लानिंग नहीं कर पाए जिस प्लानिंग ने आपको वो मैच करना था जो आप सप्लाई ला रहे थे और जो डिमांड ला रहे थे। ये एक आई थिंक इनहेरेंटली, जो मैं हमेशा कहता हूं कि लेकिन डॉक्टर साहब इसमें देखना ये पड़ेगा कि वो सर अभी जो वजीर साहब ने फरमाया है कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने से बिजली जो है वो सस्ती होगी, इसलिए बिजली महंगी है कि कम इस्तेमाल हो रही है। मेरे सामने सर स्लैब पड़े हुए हैं, किसी की समझ में नहीं आते, और इसके मुताबिक जो रेट है वो अगर 100 रुपये का 100 यूनिट का रेट जो है वो 40 रुपये 71 पैसे है, और 200 यूनिट का रेट जो है वो 43 रुपये 84 पैसे है, 300 यूनिट का रेट तक जो है वो 46 रुपये 71 पैसे है, और 400 यूनिट का रेट जो है वो 48 रुपये 60 पैसे, 500 यूनिट तक का रेट जो है वो 49 रुपये 74 पैसे, और 600 यूनिट तक का रेट 52 रुपये 54 पैसे, और 700 यूनिट का रेट जो है वो 54 रुपये 17 पैसे, और अबव 700 जो है वो 660 रुपये 22 पैसे है। तो डॉक्टर साहब जितना स्लैब बढ़ता है उतनी जो है वो कीमत बढ़ती है, तो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो स्लैब बढ़ेगा तो कीमत ज्यादा होगी। इस लॉजिक की समझ नहीं आई सर, कुछ समझा दें। So that's a very very important point, right? मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की हर चीज़ फंडामेंटल रिफॉर्म मांगती है। सो जो टैरिफ का निज़ाम है, जो टैरिफ का फ्रेमवर्क है, वो जब बना था आज से 20-25 साल पहले, तो हम चाहते थे, जैसे कि आप कह रहे हैं, कि जैसे जैसे आप हायर स्लैब्स में जाएं, यानी कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें तो वो महंगी हो, ताकि आपको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए कि आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, बिकॉज हम शॉर्टफॉल में थे। अब आप सरप्लस में आ गए हैं तो आपको इस टैरिफ के निज़ाम को रीवैम्प करना है। सो बात वहीं आके रुकी है। पाकिस्तान प्रॉब्लम इज़ कि हम पॉलिसी फ्रेमवर्क्स ठीक नहीं कर पा रहे, और मैं ये अब एम्फसाइज इसलिए करता हूँ बार बार, क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे तो ये जो टाइम आपको मिली है, ये जो स्पेस आपको मिली है, बिकॉज यू हैव अ मैक्रो स्टेबिलिटी इन द कंट्री, तो ये ज़ाया हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब ये है, मैं इसको एक और हवाले से करता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमने ये कहा कि इनको यहाँ पे बात हुई कि इन्होंने हर मुआहदा वायोलेट किया, जिस कैपेसिटी के और जिस टेक्नोलॉजी पे इन्होंने लाने थे, ये अगर खोलें तो ये आज जो 40 ख़ानदान जिन हु हैव हेल्ड दिस होल कंट्री होस्टेज, और मुझे बड़ा दुख और तकलीफ से कहना पड़ता है कि इस मुल्क का कोई एक इदारा भी नहीं है जो इन 40 ख़ानदानों के आगे बोल सके। ये मुआहदे खोलें तो इसमें से वो हुक्मरान भी अंदर होंगे और ये भी अंदर होंगे। यानी फंडामेंटली आप देखें
ये आई डोंट थिंक इट। आज पूरा मुल्क डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, इंडस्ट्रियां लेके निकल गए हैं, और सारी FIA, सारी आपकी जो आपका लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका बाल भी बिका नहीं कर सकता। तो बात तो इट इज बेसिकली नॉट अबाउट फंडामेंटल्स, इट इज अबाउट ऑफ दैट फंडामेंटल करप्शन कि जो जिन्होंने की वो हुक्मरानी में है, अवाम पिस रहे हैं। डू यू डिसएग्री विद दिस वर्जन ऑफ द सिचुएशन डॉक्टर साहब? सो काई साहब, इससे निकलने का क्या तरीका है? अब आप मुझसे टेलीकॉम में क्यों नहीं ये गुफ्तगू करते कि जी देखें ना, टेलीकॉम में मायदे हुए हैं, हुकूमत खरीद रही है। हुकूमत का कोई काम ही नहीं है वहां पे। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट नहीं बनाएंगे, जिसका मतलब यह है कि आपके पास कई रिटेलर होंगे। एक इस वक्त गवर्नमेंट इज द सोल बायर ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल इलेक्ट्रिसिटी। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, आपको टाइम दूंगा। बात यह है, मोटरसाइकिल चोरी करने पे थाने में मुझे मुश्तबों के साथ बिठाया जाता है और लटका के पीटा जाता है। और जब आप इस मुल्क का, वर्ल्ड बैंक कहता है कि $46 बिलियन की वारदात हुई है 10 सालों में, विच इज अ अंडरस्टेटमेंट। तो जब इतनी बड़ी डकैती, ना कोई उसकी अपना तफ्तीश, ना उसको कोई खोलता है, और जाके सबसे पहले अवैस लगारी साहब कहते हैं कि मैं तहफ़्फ़ुज़ करूंगा इनका, वो हमारे वजीर हैं या इनके वजीर हैं। सो व्हाई डोंट यू, ठीक है मजबूर हैं, बोल नहीं सकते। अब ये यानी इतनी बड़ी डकैती पे यू लेट देम गो एंड यू आर कीप ऑन पेइंग स्टिल, जबकि सारे पाकिस्तान को पता है, हर बिजनेसमैन रो रहा है कि यार मेरी फैक्ट्री नहीं चलती। इसका तो दूसरा मसला है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, एक पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी निज़ाम है, जिसने जब ये सारे मुआहदे किए, इतनी वीकनेस है रेगुलेटरी निज़ाम में। और अगेन मैं बड़े अदब एहतराम से कहता हूँ कि नेपरा आपका रेगुलेटर है। आप ये देखिए कि क्या आपने प्रोफेशनल रेगुलेटर बनाया पाकिस्तान में? द आंसर इज़ नो। You have not been able to upgrade and bring the kind of people जो ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना सके जिसमें प्राइसिंग जो है वो कंपेटिटिव की जा सके, मार्केट मेकिंग की जा सके, और हुकूमत जो है वो डिमांड और सप्लाई को मैच करते हुए एक फ्रेमवर्क लेके चले। चूंकि ये दोनों चीज़ें नहीं हुई, ये फंडामेंटल हैं कि आप इस वक्त जो बिजली की ज़्यादा कीमत दे रहे हैं। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये निज़ाम कितना बिखरा हुआ है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, ये निज़ाम जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन आज सर एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है कि जो 300 अरब रुपए का टीका लगाया गया गंदम की दरामद के हवाले से, उस पे जो है वो बदनीति पर वो मबनी था। और उसमें यह भी कहा गया सर कि TCP की बजाय निजी शोबे से गंदम जो है वो खरीदी गई। ये सारा जो इतराज़ात जो है वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट सामने आ गई है। तो आप क्या समझते हैं सर कि शुगर स्कैंडल हुआ, पेट्रोल स्कैंडल हुआ, फिर गंदम स्कैंडल हुआ, फिर शुगर स्कैंडल हुआ, और उसका जो है वो इंक्वायरी होती है, होता कुछ नहीं है। ये 300 अरब रुपए कौन खा गया सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने अपने जो फार्मिंग फ्रेमवर्क्स हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, वो कभी भी नहीं बनाई। जहां आपने हुकूमत की इंटरवेंशन को ख़त्म किया है, मेज़ में, राइस में, आप इन दोनों चीज़ों को देखिए। आपने मुझे आज तक पिछले 5 साल ही ले लें, चलें इससे भी पीछे नहीं जाते, कभी भी राइस का स्कैंडल मुल्क में नहीं सुना होगा। ये ज़रूर सुना है कि $3.5 अरब की राइस पिछले साल पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की है। मैं आज आपसे बार बार ये कहता हूं कि मैं फिर फंडामेंटल दुरुस्तगियां जहां की हैं, वहीं पाकिस्तान की राइस की एक मार्केट है, कम होती है इंपोर्ट हो जाती है, ज़्यादा होती है एक्सपोर्ट हो जाती है, और पैसे भी कमाए जाते हैं। शुगर और दूसरा जो आपका वीट है, ये दोनों एरियाज ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, गवर्नमेंट का MSP जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सारे काम हुकूमतें करती हैं, प्रोविंशियल और फेडरल भी। देखें, काम उनका था ठीक इलेक्शन कराना। जो इलेक्शन करा के गए हैं, बड़ी गुफ्तगू करते हैं। मुझे पहली और आखिरी दफ़ा मुजीबुर रहमान शामी के साहब के घर एक खाने पे मिले थे, वतन की मोहब्बत से इतने सरशार थे, मुझ पे तो रिक्कत तारी होगी। मगर जब हुजूर पावर में आए, 2024 का इलेक्शन दे के गए, जिसका रोना हम कब तक रोते रहेंगे। और साथ ये वो गंदम का पूरा सेक्टर तबाह हो गया। किसान हमारे आके यहाँ कहते हैं कि जनाब अब हम गंदम जो है वो नहीं का सपोर्ट प्राइस देते थे, और जो गंदम मंगवाई वो नाकस थी इस मुल्क की। और फिर उन्होंने कहा, उनसे जब सवाल पूछा गया काकड़ साहब से, उन्होंने कहा जी प्रॉफिट इज सैक्रोसैंक्ट। ऑफ कोर्स हम मार्केट इकानमी में रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट का ये मतलब है कि गंदी गंदम खिलाओ और अपने मुल्क के किसानों को बर्बाद कर दो। डॉक्टर साहब, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट।
काजी साहब ये बात दुरुस्त है आपकी, पर आप मुझे ये बताएं ना कि इन सब चीज़ों को अब हम डिस्कस तो करते हैं, पर जब तक इनके हल की तरफ नहीं पहुंचेंगे, इसका हल क्या है कि रेगुलेटरी अदारे जो क्वालिटी कंट्रोल के अदारे हैं वो इतने मुस्तहकम हो कि वो हेवी पेनल्टीज लगा सकें या उस गंदम को पाकिस्तान आने से रोक सकें। देखिए, जब तक आप इन अदारों को ह्यूमन रिसोर्स से लेस नहीं करेंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स जो रेगुलेशन समझती हो, जो पॉलिसी साजी समझती हो। आज देखिए ना डॉक्टर साहब, माफी चाहता हूं, आपसे कमेंट जारी रखूंगा। इस वक्त नाज़रीन हम चला रहे हैं ये जो बिल हमारे हमसायों में है, ये जो 700 यूनिट का बिल मुझे बताया जा रहा है, ये इंडिया में 12,000 कितना है जी, मुझे बताइएगा जरा, दूर है 17,000 साहब। मैं बताता हूं, 1205 यूनिट है और उसका बिल जो है वो 12,000 पे है। 1205 यूनिट का बिल 12,000 पे बिल है, और वो बिल अमृतसर का बिल है। ये बिल जो है ये बाकायदा तौर पर कमर्शियल बिल है डॉक्टर साहब, और वहां पर बिजली का रेट ये है कि अगर उनकी करेंसी से के हिसाब से भी ये बात कर ली जाए तो 3 गुना ज्यादा हमारा रेट है उनके रेट से। अब डॉक्टर साहब देखिए ना, ये बिल्कुल यहां से एट अ स्टोन्स थ्रो है, ये जो यहाँ का वाघा का बॉर्डर है, वो कोई और खिता या सैयारा तो नहीं चल पड़ता वहां से। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, एनर्जी सेक्टर को तंजीमें नौ किए बगैर, जिसमें सप्लाई साइड की, जिसमें रेगुलेटरी साइड की, जिसकी आज हमने गुफ्तगू की, ऑपरेशंस को प्राइवेट सेक्टर में देते हुए आज 25 साल से सारे डिस्कोस प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। काजी साहब मुझे बताएं, आप ये पूछते हैं ना कि किसी को तो हमें पूछना चाहिए कि व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 25 इयर्स दैट वी हैव नॉट टू सेल वन ऑफ दैम। एक दर्दमंद दिल रखने वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी, इसलिए हमने आपके साथ ये डिस्कस किया। लेकिन नाज़रीन इसी बात पे ख़त्म करता हूँ, साइकिल चोरी वाले का जो हशर करते हो, इन्हें भी पुलिस में ज़रा मुश्तबों के पास बिठाओ जिन्होंने इस मुल्क की इतनी ह्यूज चोरी की है। ये मुल्क बड़ा अजीम है, ये दुरुस्त रस्ते पर नहीं चल पाएगा जब तक ये लोग दे आर नॉट बुक्ड एंड टेकन टू द टास्क। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर बाद में बात करेंगे ये ट्रंप की ऑडियो लीक कौन करवा रहा है, दुनिया में इतनी वॉलेटिलिटी क्यों है, जंग के साए क्यों इस ग्लोब पर जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ दिफाई तजिया निगार जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जल साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि खबर ये आ रही है, हाउ फार यू थिंक इट इज़ क्रेडिबल, और साथ में तारुफ करवा दूँ कि मेरे साथ मेरे दूसरे मेहमान एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। मगर जल साहब आप ये फरमाइएगा कि एक जो चाइना का सिस्टम है HQ-9B एयर डिफेंस बैटरीज, ये एक्वायर कर लिया है, मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं ईरान ने। क्या ये क्रेडिबल न्यूज़ है? एंड इफ़ दे हैव गॉट इट, ये उनके एयर डिफेंस पर किस हद तक मुअस्सर होगा उनके लिए? जनरल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। और देखिए, मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर पाऊंगा शायद के, लेकिन वो एक्वायर करने के बिल्कुल एक प्लान उनका ज़रूर था जी ईरान का, क्योंकि ईरान का ये जिस तरीके से एयर डिफेंस का फ्लॉप हुआ है और उनको थोड़े से इश्यूज आ रहे थे। जो S-300 उनके पास मौजूद है जी, जो रशियन इक्विपमेंट है, वो थोड़ा सा उनकी रिजर्वेशंस उस पर ज़रूर रही हैं जी। और ऑफ कोर्स ईरान ने अपने बहुत से लेसन लर्न किए हैं जी। पाकिस्तान ईरान का एक ह्यूज बजट है, डिफेंस बजट है अराउंड 25 to 30 बिलियन डॉलर के करीब। तो ऑफ कोर्स, और ये इनको जो हजीमत भी उठाना पड़ी इन वे के, उनकी एयर का कंट्रोल लिटरली अगर देखा जाए तो वॉर में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही था जी। तो सीरियस फ्लॉज नजर आए हैं, बहुत सारी चीजें थी जो खास तौर पे एयर डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में। फिर एयर सुपीरियरिटी क्या, एयर पैरिटी भी नहीं थी, एयर एग्जिस्टेंस ही नहीं थी इनकी। तो आई थिंक मॉडर्न एक्विजिशंस तो वो करेंगे जी। कोई भी जो अच्छी कौमें होती है वो फौरन एनालिसिस करते हैं, एंड टाइम इज वेरी शॉर्ट इन अ वे। जैसे पाकिस्तान के ऊपर एक हिंदुत्व की सोच की जो रेडिकलाइज सोच है, उसकी एक एप्लीकेशन, वो मिलिट्री शायद उसके काबिल हो या ना हो, लेकिन एक जो सोच होती है, जो पॉलिटिकल सोच होती है अनफॉर्चुनेटली और हार्ड आइडियोलॉजी पर बेस्ड होती है, ये किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर करवा सकती है जी। यही सोच इजराइल के बीच पे है। इजराइल के अंदर भी एक जो जेनोसाइडल जो लोग ऑपरेशंस की तरफ जा सकते हैं, जो ज़ायनिज़्म की एप्लीकेशन है, जेनोसाइडल एप्लीकेशन, वो किस वक्त भी ईरान के खिलाफ भी इसमें कोई भी एक्शन कर सकते हैं। तो दे हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम।
और बिल्कुल उनके पास ऑप्शंस है। चाइना के अपने इंटरेस्ट भी है जी इस रीजन में, उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जल साहब, वहाँ पे चाइना इज इंटरेस्टेड। $40 बिलियन की सालाना है और $400 बिलियन की एट लार्ज है। मगर मैं एयर मार्शल साहब, क्योंकि आप साहब एयर मार्शल साहब से मैं सवाल कर लूं सर? जी जी प्लीज गो अहेड। एयर मार्शल साहब, मेरा सवाल ये होगा कि जर्मनी ने इल्ज़ाम लगाया है चीन पर कि उन्होंने लेज़र से उनका एयरक्राफ्ट जो है वो गिराया है, लड़ाका त्यारा जो है गिराया है। क्या सर ये मुमकिन है, ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है, और क्या ये मुमकिन है कि ऐसा हो और ये टेक्नोलॉजी चीन के पास है? देखिए, काफ़ी अरसे से ये चीज़ जो है वो मीडिया में रिपोर्ट तो होती रही है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक जो साइंटिफिक, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और साइंटिफिक रिसर्च पे काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को परसू तो करते रहे हैं जी। और इससे पहले इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इल्ज़ामात इवन अमेरिका पे भी लगते रहे हैं कि कुछ हादसात का जिम्मेदार उनकी इस टेक्नोलॉजी को भी जो है कुछ लोग या कुछ क्रिटिक जो हैं वो कहते रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पे कोई ओपन सोर्स क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये मुमकिनात में से है, क्योंकि ये काफ़ी देर से दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के वेपन्स पे काम तो हो रहा है। अच्छा, एक सर, और आपसे एक और गाइडेंस चाहूँगा। आज कल हमारे चीफ जो एयर मार्शल हैं, एयर चीफ, उन्होंने चाइना के चीफ एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया, और वहाँ पर जब दौरा हुआ तो उन्होंने, चाइना ने पाक फ़िज़ाइया से मल्टी डोमेन ऑपरेशन सीखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये क्या होता है और इसका मुजाहरा जो है पाक भारत जंग में कैसे किया गया सर? देखिए जी, जब पहली फ्लाइट हुई आज से तकरीबन कोई एक सदी से, बल्कि 120 साल पहले, तो उस वक्त वो 30 सेकंड की फ्लाइट थी, लेकिन उसने इंसान को ये एक नई जो है डायमेंशन दिखाई कि अब हम जो है पानी या लैंड की जो जंग है उससे बढ़ के हम हवा में या फिजाओं में भी अब जो है जा सकते हैं। और फिर आप देख लें कि इंसानी तारीख जो है उसमें जितनी तरक्की एविएशन साइंस ने की, बोथ मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, और इसी में फिर जो है फर्दर एडवांसमेंट्स होती रही हैं। और अब भी ये जो है एडवांसमेंट जो है, ये जब हम बात कर रहे होते हैं, किसी टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इवन जो है वो आगे जा चुकी होती हैं, और ये बिल्कुल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और लेट्स वेट एंड सी जी। अच्छा जनरल साहब, जहाँ तक बात, अच्छा जी, आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है मैं जी, उसको भी बता दूं जी, कि इसमें, इस जंग के अंदर पहली बार ऐसे हुआ कि हम ये लॉन्ग रेंजेस से जो है ये दोनों साइड्स ने एयर सुपीरियरिटी को कंटेस्ट किया, और ये उस कन्वेंशनल कॉम्बैट से डिफरेंट थी कि जिसमें छोटी फॉर्मेशंस जो अमूमन 4 शिपर 8 शिपर्स होती हैं वो आपस में एंगेज होती हैं, जिसको हम उर्फ़े आम में हम कहते हैं कि डॉग फाइट्स हो गई। अब इसमें चूंकि ऑन बोर्ड एवियोनिक्स, फिर जो सपोर्ट एलिमेंट या फोर्स मल्टीप्लायर्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जहाज और प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, या जिनको हम उर्फ़े आम में एवैक्स या AEW कहते हैं, फिर ESM प्लेटफॉर्म, और इन सब के ऊपर फिर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करने के लिए जो स्पेस बेस्ड जो रिसोर्सेज हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है, यानी आप ये समझिए कि फिजा से लेके तो स्पेस खला तक की जो डोमेन है उसमें जो भी टेक्नोलॉजीज जो हैं ऑपरेशनल हैं,
दिफाई मकासद के लिए जब हम इन सब को इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रॉपर किल चेन बनती है, जिसमें कुछ जो है वो स्ट्राइक या जो आपके जो शूटर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सपोर्ट एलिमेंट होते हैं और कुछ पैसिव एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरी साइड की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस जो हैं वो रडार्स की हो, रेडियो की हो। अच्छा, ये तो एयर मार्शल साहब हमने देखा कि हमने बड़ी अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया और ये सारी दुनिया भी अब जानती है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये फरमाएं कि एक बड़े स्टेट्समैन के दौर देखे हैं हमने अवाइल उमरी में। अब एक ऑडियो लीक होती है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं जी मैं रूस और चीन पर हमला कर दूंगा और साथ ही और कि कितनी बड़ी ये ताकतें हैं और ये कितना ये पूरा ग्लोब जो है ये तबाह और बर्बाद हो सकता है। तो ये आप क्या समझते हैं? वैसे तो अमेरिका के अवाम को ज़्यादा डरना चाहिए ट्रंप साहब से बनिस्बत चाइना या रशिया के जो कुछ वो है। तो आप डू यू थिंक दैट दीज पीपल और इनकी जो मेंटल मेकअप है, जो इनकी गुफ्तगू है, ये इस तरह की हमाकत कर सकते हैं? देखिए, ब्रिंक्समैनशिप जो है वो कहीं भी खतरनाक हो सकती है और जब बड़ी पावर्स के से ये इस तरह की आवाज़ें आ रही हो तो ऑफ कोर्स वी शुड बी कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। और बड़ी पावर्स जब भी जिस मुल्क में गई हैं उसके बाद वहाँ से वॉर अगर एंड भी होगी हो तो वहाँ का क्या आज तक ख़त्म नहीं हुआ जी। अपने चले माजी को तो वियतनाम वगैरह के एग्जाम्पल्स तो हमने बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अफगानिस्तान को हमने अपने सामने देखा है जी। रशियन एप्लीकेशन को भी देख लिया, वाशिंगटन की एप्लीकेशन को भी देख लिया, इराक को देख लें, वहाँ पे हमने वाशिंगटन की एप्लीकेशन को देख लिया। उसके बाद क्या ज़्यादा बड़ा है, स्टेबिलिटी से हम दूर हुए और अमन से हम दूर हुए। देखिए, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जियो इकोनॉमिक्स को सामने उन्होंने प्रायोरिटी दी हुई है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, और साथ साथ कभी इवन जो वॉर भी है वो अपने इकोनॉमिक जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो उसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वॉर को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्जन यूज कर रहे हैं जी। अभी ब्रिक्स के ऊपर आपने जो उनके रिमार्क्स सुने हैं, इज नॉट हैप्पी कि ब्रिक्स के बीच में जो फोर्सेस मौजूद है, और ये बेसिकली इशारा उन्हीं फोर्सेस की तरफ और उन्हीं कंट्रीज की तरफ किया उन्होंने। ये दो बिग पावर्स है, अगर ये ट्रू है, अगर ये बात सही है कि उन्होंने इस तरह की बात की है, तो दोनों पावर्स को उन्होंने एक मैसेज भेजा है। बट हैविंग सेड दैट, दूसरी तरफ भी बड़ी मीनिंगफुल पावर्स हैं और ये ऑफ कोर्स पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक कंसर्न ही होगा। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो चांस पीस को दिया जा रहा है, पीस एक मिसिंग पीस इटसेल्फ इज बिकमिंग अ मिसिंग पीस इन द वर्ल्ड जी। सबसे बड़ा जो है ना वो मिसिंग पीस जो है वो पीस ही है, क्योंकि हम एंटी वॉर स्लोगन्स भी सुन रहे हैं, सीज फायर्स भी सुन रहे हैं, टेम्परेरी हॉल्ट हो रही है, जो मिलिट्री एप्लीकेशन है उसको भी हम टेम्परेरी सीज फायर्स की तरफ देख रहे हैं। फिर उनकी वायलेशन यही हो रहा है, पीस के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन पीस को तबाह करने वाला जो है वो इजराइल है, क्योंकि इजराइल ने गजा को तबाह किया और अब जो है वहां से फलस्तीनियों को निकालकर एक कैंप में ले जाना चाह रहे हैं। इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। एक तो ये फरमाइएगा कि क्या इस पर जो है वो अरब मान जाएंगे कि उनको जो है वहां से निकाल दिया जाए? दूसरा ये फरमाइएगा कि हर कोई हर एक पर इल्जाम लगा रहा है। नेटो ने कह दिया जो है यूरोप को कि रूस उन पर हमला करना चाह रहा है और उस हवाले से जो है वो तैयारी की जाए, और दूसरी जानिब जो है अमेरिका ने यूक्रेन को असला देने की बात कर दी है, और उसमें चीन ने जो है वो अपना दिफाई सिस्टम जो है रूस को देने की बात की है। तो अब कोई बड़ी जंग जो है वो होने जा रही है कि असले भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त पूरा वर्ल्ड जो है जी वो एक वाई जंक्शन पे खड़ा है। इसी तरह साउथ एशिया भी वाई जंक्शन पे खड़ा है, और पाकिस्तान भी और इंडिया जैसे ममालिक भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी सारी दुनिया इस वक्त वाई जंक्शन पे खड़ी है जी। सारे अपनी अलाइनमेंट कर रहे हैं, अपने नेसेसरी सेफगार्ड्स ले रहे हैं और वॉर को एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आपने मियां साहब पहली बात की है कि वहां से लोगों का इनखला करना चाह रहे हैं, वहां से निकलना चाह रहे हैं, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। और अपनी सरजमीन से जो लगाव होता है या जो फ्रीडम है वो आपको सॉवरेनिटी अपनी जमीन के ऊपर ही मिलती है जी। चाहे जितना भी ऑपरेशन करेंगे, सप्रेशन करेंगे, अमेरिका और इजराइल को ये समझने की जरूरत है कि उतनी ही रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस इस तरह खत्म नहीं हो सकती जब तक टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा। तब तक हम इस या जो भी जो लोगों की जो ख्वाहिशें फलस्तीन की, जब तक उसकी तरफ से सोल्यूशन नहीं जाएगा। और ऑलरेडी देखिए, अमेरिका तो बात करता है टू स्टेट की, सिर्फ इजराइल उस पर हटधर्मी पे उतरा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस ट्राई करते रहते हैं, अरब ममालिक भी इसको नहीं कबूल करेंगे।
सऊदी साहब अरेबिया एक और मैं एंगल्स की तरफ से आना चाहता हूँ एयर मार्शल साहब, एक और मैं खबर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अब यूरोप जो है, मैंने कल खबर देख रहा था कि बेल्जियम में BMW की फैक्ट्री बंद करके वहाँ असले की फैक्ट्री लग रही है और वेलफेयर स्टेट को रोल बैक करके वो कह रहे हैं जी वार केंशियनिज्म हम लेके आ रहे हैं, इससे हमारी तरक्की भी होगी। ये क्या एनवायरनमेंट देख रहे हैं? हमारा ख्याल था सेकंड वर्ल्ड वार के बाद शायद इन्हें अकल और होश आ जाए, बट पूरा यूरोप जो है वो एक वार मॉन्गरिंग में चला गया है। और उसके नतीजे में इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि इवन हौतीस जो हैं वो इनके जहाज भी डबो रहे हैं। इन दोनों सवालों पे योर टेक एयर मार्शल साहब। जी देखिए, आपने जनरल साहब से सवाल करते हुए आपने बात की कि इस वक्त दुनिया में टर्बुलेंस है और उसकी जिम्मेदार जो है वो मौजूदा दुनिया में जो पावर्स हैं, मल्टी पोलैरिटी आ रही है दुनिया में और उनकी लीडरशिप है। आप ये देखिए कि ब्रीफली मैं कमेंट दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और हम लोग जब 60s में और लेट 60s और 70s में जब हम लोग अभी यानी ज़माना तालिब इल्म में थे और हम पढ़ते थे, तो उस वक्त हमें ये एहसास होता था कि जो जिन लीडर्स की बात होती थी वो दुनिया की जिन बड़ी पावर्स को रिप्रेजेंट करते थे, वो स्टालिन, रूजवेल्ट, चर्चिल, डिगॉल, ये उस लेवल के लोग थे। फिर 60s 70s में हमने देखा कि एक मोतदिल और प्रैग्मेटिक क़यादत जो है वो दुनिया में हमें नज़र आना शुरू हुई, इवन एशिया में भी और यूरोप में भी। लेकिन अब जो है, अब एक तो एक फैक्ट्री है कि ग्लोबली जो है ना फार राइट के लोग जो है ना वो लीडरशिप में आ गए और ये इमेच्योर हैं, ये उस तरह के स्टेट्समैन नहीं है जो एक लंबे स्ट्रेटेजिक। बल्कि जल साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें एयर मार्शल साहब, जस्ट टू एक तो आपका शुक्रिया अदा करूं, और यूं लगता है कि जिस तरह दिस इज़ अ मेंटल, मैं जल साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये मेंटल असाइलम टेकन ओवर बाय इनमेट्स वाला मामला लगता है। जल साहब आपको बात करना चाहते हैं सर? जी मैं क्विकली ये कहता हूँ कि देखिए मिलिटराइजेशन हो रही है जी। नेटो का 2% GDP से बढ़ाकर 5% तक असला के लिए और डिफेंस के लिए बजट्स को ले जाना इज अ क्लियर इंडिकेशन। तो ये जो अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की जो चीजें हैं ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट हुई हैं। कनाडा जैसा मुल्क $150 बिलियन 2035 तक इन्वेस्ट करेगा। आप देख रहे हैं जो ईस्टर्न यूरोप है वहां पर कंट्रीज, तो ये मिलिटराइजेशन हो रही है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने जा रहा है जिसमें कोई शक नहीं है। और ये अभी मुझे कंफ्यूजन है इस हवाले से सर। एक ताकतवर तरीन शख्स, दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स ट्रंप, उसकी ऑडियो लीक होती है और जिस पर जो है वो बड़ा खतरनाक जो है वो बयान सामने आता है वो ऑडियो लीक में कि रूस जो है वो उस पर, रूस और चीन पर हमले की बात कर रहे हैं। ये ऑडियो लीक कैसे हो सकती है? कौन लीक कर रहा है? क्या उनको कोई पैगाम दिया जा रहा है ट्रंप को कि वो स्क्रिप्ट के अंदर रहें, या उन पर अदम इत्मीनान है? इट हैज नथिंग टू डू विद दी मिलिट्री एप्लीकेशन। जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जिस तरह ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये एक कोर्सिव टैक्टिस है, एक ऑप्शन फेंकते हैं इस तरह। इट इज नॉट पॉसिबल। सॉरी, I hate to stop you while you are enlightening us on these very complex। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब, और जनाब बहुत शुक्रिया एयर मार्शल एजाज़ महमूद मलिक साहब। नाज़रीन, एक बड़ी अजीब दुनिया तुलू होती नज़र आती है हमें आगाज़ 21st सेंचुरी में। अल्लाह हम सबको ज़मान में रखे। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह।